तो गाइस जैसे हमने कल देखा था आर्टिकल 21 और 22 देख लिया था, तो उसके अंदर मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बताना भूल गया था। आर्टिकल 21 ए, तो ये आर्टिकल 21 ए भी फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इस आर्टिकल 21 के ही एक और पार्ट बनाया गया, आर्टिकल 21 का ही एक और पार्ट बनाया गया जिसे कहा गया आर्टिकल 21 ए, और जिसमें क्या है कि मैंडेटरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी 6 से 14 साल के बीच के जितने भी बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, चाहे अब वो सरकारी स्कूल्स वगैरह हो गए या जो भी, उनमें कंपलसरी उनको पढ़ाना है ही है। और जो ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये जोड़ा गया है, तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया है आर्टिकल 21 ए में। आर्टिकल 22 की हमने कल बात करी ली थी, जो हमने डिटेंशन वाली बात करी थी, प्रिवेंटिव और प्यूनेटिव वाली, वो जो मैंने पहली वाली जो इससे वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूं। तो आज अब हम बात करेंगे आर्टिकल 23 और 24, जो कि है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, यानी आपका कोई भी जो भी है कि आपके साथ कोई भेदभाव है या कोई भी आपके साथ गलत काम कुछ भी ना हो, या कोई आपका शोषण, जो हिंदी में हम वर्ड यूज करते हैं कि शोषण आपका किसी भी तरह से नहीं कर पाए, तो शोषण में जो सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 23, उसमें है फ्रीडम फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसे जैसे ये शब्द आप सबने हमेशा सुना ही होगा कि क्या होता है कि इसके अंदर जैसे कि जो भी है कि देह व्यापार, यानी कि जो भी है कि भाई लड़कियों के जैसे जो बॉडी वगैरह का है उनका सौदा वगैरह करना, उनको दूसरे देश में बेचना, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह जो है, इन वाले जो भी, अगर आपको जबरन अगर कोई भी अगर आपको इन जैसे देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन या गर्ल्स ट्रैफिकिंग और इन सब चीजों में अगर आपको डालता है, तो आपके पास पूरा पूरा राइट है उससे फ्रीडम पाने की, उससे पूरा निजात पाने की। वो है आर्टिकल 23 में, जिसमें है कि फ्रीडम फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि आप ऐसा कोई भी धंधा हो या ऐसा कोई भी काम है जिसमें आपका मन नहीं हो और जो सरकार की तरफ से गैर कानूनी हो, इलीगल हो, उसमें आप इंडल्ज हो रहे हैं जबरदस्ती, तो आप इसके अंदर वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप वो भी देख सकते हैं इसके अंदर कि जैसे इलीगल जो भी एक्टिविटीज होती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट या बड़ा पार्ट है हमारी सोसाइटी में, जो आजकल काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, इसी वजह से इसको फंडामेंटल राइट में डाला गया है। तो अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 24 की। इसमें है अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी जो बच्चों से जो भी काम करवाया जाता है। तो अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाइल्ड लेबर यानी मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते, आप बच्चों से काम तो करवा सकते हैं, पर जैसे कोई भी अगर डेंजरस इंडस्ट्री है, यानी डेंजरस इंडस्ट्री जैसे कोई फायर वर्क की इंडस्ट्री है, यानी जैसे कोई की जो भी पटाखे बनाने वाली इंडस्ट्री है, या जिसमें कि जान का खतरा ज्यादा होता है, रिस्क का खतरा ज्यादा है, यानी जान का खतरा ज्यादा है या रिस्क ज्यादा है, या उनके बच्चों को किसी भी तरह की मेंटल, सोशल या फिजिकल किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, उन वाली इंडस्ट्रीज में आप उनसे काम नहीं करवा सकते। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा जैसे पटाखे की दुकान में काम कर रहा है या उसकी इंडस्ट्री में काम कर सकता है, तो वहां कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तो उससे वो जल सकते हैं या किसी भी तरह का और भी डैमेज हो सकता है। तो वो वाली चीज है कि चाइल्ड लेबर में कि आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में उनको नहीं डाल सकते कि जिसमें उनकी जान का खतरा हो उनको। जैसे कि अब अगर किसी चाय की दुकान पे काम करवा रहे हैं, तो चाय की दुकान पे इतना कोई खतरा नहीं है, तो अगर वो वहां काम कर रहा है तो वो कर सकते हैं। अबोलिशन फ्रॉम चाइल्ड लेबर ये है कि जो भी रिस्की काम है, डेंजरस इंडस्ट्री या रिस्की जॉब जितनी भी है, उन सब से उनको बच्चों को दूर रखना है आपको, यानी चाइल्ड लेबर वो नहीं करा सकते आप। या फोर्सफुल वर्क जो भी बच्चों से करवाते हैं, जैसे हम कई बार देखते हैं कि सिग्नल पे जैसे भीख वगैरह मंगवाते हैं या वो वाली चीजें, तो ये जो भी जितनी भी चीजें हैं ये आप नहीं करा सकते चाइल्ड लेबर फोर्सफुली आप किसी से भी। खासकर 6 से जो 14 साल वाले बच्चों की जो हमने ये बात करी थी, ये वाले जो होते हैं कि ज्यादातर जो है कि चाइल्ड लेबर में आते हैं, ये इस कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो, तो वो वाली चीज है। तो अगर ऐसा कहीं पे भी अगर आप देख सकते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि रिस्क की जॉब में इंडल्ज है या वो भी है, तो आर्टिकल 24 के तहत आप उनको बचा भी सकते हैं, और जो भी उनके मालिक वगैरह हैं उनका काम करवा के, उनसे काम करवा के आप उनका शिकायत वगैरह जो भी है या जो भी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। तो अब जब अगर हमने आर्टिकल 23 और 24 देख लिया, तो अब आर्टिकल 25 से 28 जो है हमारा, वो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आप जो भी धर्म या जिस भी भगवान को मानना चाहें या जो भी करना चाहें, जिस भी भगवान की पूजा करना चाहें, जिस भी धर्म को आप अपनाना चाहें अपना सकते हैं, कोई भी रोक टोक आप
पे नहीं है। तो उसमें जो सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 25। अब उसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर इंडिविजुअल्स, यानी आप अकेले इंडिविजुअल अपने तौर पे आप चाहे हिंदू धर्म अपनाए, चाहे मुस्लिम धर्म अपनाए, चाहे सिख धर्म अपनाए, चाहे बौद्ध धर्म अपनाए, चाहे कोई सा धर्म अपनाए, चाहे उनका आप प्रमोशन करें। आप अगर चाहे तो अपने जैसे स्टेटस वगैरह, जैसे कई आजकल होते हैं कि भगवान के स्टेटस वगैरह हम जो लगाते हैं इंडिविजुअल तौर पे अपने तौर पे, तो आप अपने तौर पे अपने रिलीजन यानी अपने धर्म को प्रमोट अपने तौर पे जिस भी तरह से करना चाहें कर सकते हैं। आपको कोई भी मना ही नहीं है या कोई भी नहीं है। आप अपनी अकेले के तौर पे यानी एक इंडिविजुअल यानी आप सिंगल आदमी अपनी तरफ से कि भाई आप अपने घर में चाहे मंदिर बनवाएं, चाहे कोई मस्जिद बनवा रहे हैं या कुछ भी तरह का चीज अगर आप बनवा रहे हैं तो बनवा सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 26 में आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज अ ग्रुप। एज अ ग्रुप यानी अब आपका जैसे कोई भी समूह है या कोई भी, जैसे आप 10 जनों का ग्रुप है, आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो जैसे आपने उसके लिए कोई मंदिरों में जैसे हम अक्सर देखते हैं कमेटी बनी हुई होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं और जैसे आश्रम्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है। आश्रम किसी एक या दो बंदों के लिए तो बनता नहीं है कि भाई जैसे भक्तजन होते हैं जो किसी भी महाराज है उन पंडित को मानते हैं, तो आप अगर उनका भी एक ग्रुप में अगर आप जैसे किसी भी बाबा को या कोई भी आपके सिख अगर कोई गुरु है उनको आप मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनका भी आप प्रमोशन कर सकते हैं एक ग्रुप में। चाहे आप चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे जैसे श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट या जो भी है माँ भारती चैरिटेबल ट्रस्ट है या जो भी है, ऐसा जो भी ट्रस्ट वगैरह बनते हैं, तो एज अ ग्रुप आप जो भी है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं। ये आर्टिकल 25 में तो है कि इंडिविजुअल तौर पे आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में है कि एक ग्रुप के समूह के रूप में अगर आप कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, यानी अपने धर्म को प्रमोट अगर आप कर रहे हैं कि जैसे कोई भी रैली निकाल रहे हैं, कोई भी भागवत अगर वगैरह, जैसे हिंदुओं में बहुत होता है कि भागवत की संरचना वगैरह होती रहती है कि आपने टेंट लगा लिया अपने घर में भागवत करा रहे हैं, सुंदरकांड करा रहे हैं, तो अपने रिलीजन को अगर आप जब भी प्रमोट कर रहे हैं तो उस पर सरकार आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगी, यानी किसी भी तरह का कोई कर्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई कर आपसे नहीं लिया जाएगा कि भाई आप कोई रैली निकाल रहे हैं या आज आप कोई भगवत करवा रहे हैं या कोई भी आप कोई बड़ा भजन संध्या वगैरह या ऐसी कोई भी चीजें रखवाई है, तो उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, वो बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप अपने रिलीजन को अगर प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप रिलीजन से का प्रमोशन की तरफ अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक भी रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा। ये आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 में है फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी आप किसी भी धर्म गुरु है या चाहे आपके चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या जो भी है, जिस भी धर्म गुरु को आप मानते हैं उनका आप चाहे कोई भी जैसे कि हम कहते हैं कि लेक्चर वगैरह जो होते हैं या वो अटेंड कर सकते हैं, उसका प्रमोशन कर सकते हैं। तो जो भी आप धर्म मानते हैं अगर उनका आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आप हिंदू है तो हिंदू हो के ऐसा जरूरी नहीं कि हिंदू का ही करना है, आप मुस्लिम अगर कोई है अगर उनका आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जैसे दरगाह वगैरह में जाके हम कवाली वगैरह भी सुन लेते हैं या जो भी चीजें ऐसी होती है, तो वो जो भी है कि आपको पूरी आजादी है कि आप जाए, जैसे हिंदू है तो हम जैसे कि सिख वाले किसी भी गुरुद्वारे में जाके जैसे उनके जो भी प्रवचन वगैरह होते हैं वो सुन सकते हैं बिना रोक टोक के। तो वो आर्टिकल 28 में आता है कि फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो ये आर्टिकल 25 से 28 जो है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आपका देता है। उसमें ये 25, 26, 27, 28 जो ये चार हैं कि जो आपको चारों अलग अलग तरह के राइट देते हैं। तो अब जो अगला हमारे पास जो कैटेगरी आती है आर्टिकल 29 और 30 में, वो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट, यानी अपनी जो भी आपके जो भी धर्म है, आपकी जो भी संस्कृति है या जो भी आप अगर पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी आपको पूरा राइट है। अपनी संस्कृति है और ये जो भी अगर उसको जैसे संस्कृति को अगर हमारी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, हमारे जो कल्चर है या जो भी चीजें हैं उनको अगर बचाना है तो उसके लिए जो भी राइट्स आते हैं वो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में आते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर। अब इसमें क्या है कि आर्टिकल 29 के अंदर जैसे है कि एवरी इंडिविजुअल हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर अपने इंडिविजुअल तौर पे चाहे आप राजस्थान में रहते हैं जैसे, तो राजस्थान की चाहे जो भी कल्चर है, चाहे जैसे कल्चर है वहां पे जैसे कालबेलिया डांस वगैरह या जो भी जैसा ऐसा कुछ भी होता है या ये ऐसी जो भी चीजें हैं, तो ये आपका राजस्थान का कल्चर हो गया। जैसे कि भाई उसमें घूमर वगैरह है जो डांस फॉर्म है, तो ये जैसे जो भी चीज अगर इनको आपको बचाना है ये लुप्त होती जा रही, तो आप इनके प्रमोशन के लिए चाहे एड्स कर सकते हैं,
जैसे अपने होटल्स या कोई भी फंक्शन होता है उसमें अगर आप ये डांस दिखा रहे हैं या ये सब चीजें कर रहे हैं, इनके लिए प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपको पूरा राइट है कि आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। स्क्रिप्ट जैसे है कि हिंदू में जैसे हमारे भागवत है या रामचरितमानस है या जो भी ऐसी चीजें हैं, तो अगर ऐसा उसका अगर आप प्रोटेक्शन के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े आपको तो आप कर सकते हैं, और उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए या प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं और इसका प्रमोशन भी कर सकते हैं कि आप जैसे अपने घर में भागवत करा रहे हैं या कोई भी चीजें करवा रहे हैं तो वो भी है। और लैंग्वेज जैसे आप जैसे हर स्टेट में जैसे हमारे हर जैसे कहते हैं कि भारत में हर तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है अलग अलग तरह की, तो जिस स्टेट की जो लैंग्वेज अगर वो उसको बताना चाहे तो उसको बता सकता है, और उसके प्रमोशन के लिए चाहे जो भी करना पड़े उसे वो कर सकता है। ये आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल 30 में राइट टू एडमिनिस्टर रिलीजियस और कल्चरल इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज यहाँ जो ये वर्ड आता है, तो ये माइनॉरिटीज कोई भी हो सकते हैं। माइनॉरिटी जरूरी नहीं है SC ST नहीं है। जैसे हो सकता है कि अगर जैसे आप आज के टाइम में कहा जाए तो हम ये कहते हैं कि जैसे मुस्लिम्स है वो भी माइनॉरिटी में है, यानी जो भी है कि जिनको अभी भी पिछड़ी जाति में माना जाता है या पिछड़े वर्ग में माना जाता है। इसमें ये नहीं है कि SC ST जैसे आते हैं तो सारे SC या ST भी नहीं आएंगे इसके अंदर। तो वो अपना अगर जैसे कोई भी अगर अपने आप को जैसे सारे SC ST जो बिल्कुल माइनॉरिटी में, जैसे कि आप इसमें हम जैसे ले सकते हैं कि जैसे जो आदिवासी वगैरह जो है, सीज वगैरह जो ये जैसे जो ये ऐसी जो ट्राइब्स है या जैसे जो नक्सल्स वगैरह जो अभी भी माइनॉरिटीज में है, जिनके पास अभी भी पूरी तरह से जिनको ऐसा लगता है कि हमारे पास हमारे पूरे राइट्स नहीं आए हैं, वो अपने इसके लिए चाहे कोई भी अगर एक इंस्टीट्यूशन हो, यानी अपने तौर पे चाहे कोई भी कोचिंग हो या स्कूल हो या कोई भी किसी भी तरह कोई कॉलेज खोलता है तो उनको पूरी फ्रीडम है। और सरकार फिक्स अमाउंट का कंपनसेशन जो है वो भी इनको इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। फिक्स अमाउंट ऑफ जो भी है वह सरकार ने तय कर रखा है, अभी वो मुझे तो आइडिया नहीं कितना क्या है, पर जो भी फिक्स अमाउंट उन्होंने कर रखा होगा तय, वो भी उनको लेने का पूरा राइट है इसमें। और चाहे उसको चाहे किसी भी जगह में उनको प्रमोट करना हो, चाहे प्रमोट के लिए भी अगर कुछ भी हो तो वो भी वो कर सकते हैं। ये सिर्फ खासकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 30 में ये है कि माइनॉरिटीज में जो भी आते हैं उनके लिए ये आर्टिकल 30 है, और किसी के लिए नहीं। कि जैसे कि अभी जैसे ऊपर वाला तो ये है आर्टिकल 29, तो कोई भी कर सकता है कि भाई अपनी लैंग्वेज को बताने के लिए कोई जो चाहे वो माइनॉरिटी में है या मेजोरिटी में है कोई भी हो, 29 में सब कर सकते हैं, पर 30 स्पेशली ये इन्हीं के लिए बनाया गया है, माइनॉरिटीज के लिए। तो अब जो आखिरी जो हमारा फंडामेंटल राइट का टाइप है वो है आर्टिकल 32, और उसके अंदर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी जो भी संविधान के जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं या किसी और तरह का भी अगर हमारा कोई राइट वायलेट होता है तो उसमें एक रिटर्न ऑर्डर जारी करता है जिसको हम रिट्स कहते हैं। रिट्स जो है वो ये है कि इसका अगर डेफिनेशन दी जाए रिट्स की तो ये रिटर्न ऑर्डर है रिटर्न ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट in case of violation of fundamental rights, in case of violation of fundamental right। अगर आपका किसी भी तरह का अगर आपका केस किसी भी तरह से अगर आपका फंडामेंटल राइट है अगर वो वायलेट होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में आता है आर्टिकल 32 के तहत। तो ये रिट्स है, ये 5 तरह की होती है, 5 तरह की होती है, 5 टाइप्स। मैं लिख देता हूं कौन सी होती है। फर्स्ट है हार्बस कॉर्पस मेंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन,
और फिफ्थ है स्टैट्यूटरी। तो ये 5 तरह की आपकी रिट्स है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है अगर आपके फंडामेंटल राइट और या जो किसी और भी तरह का। हाई कोर्ट तो इसमें ये है कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ अगर आपका कोई और भी राइट अगर वायलेट होता है तो उसके लिए भी रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए करता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है तो ही रिट जारी करेगा, इन पांचों में से कोई सी भी। और हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ अगर कोई और अदर राइट भी या किसी और तरह के अगर आपका कोई और भी राइट अगर है, जैसे चाहे लीगल राइट है या कोई और भी है आपका, जो अगर डीपीएसपी के अंदर जो भी किसी भी तरह कोई राइट आते हैं अगर वो अगर आपके वायलेट हुए हैं तो उन पे भी जो है हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट में ही, फंडामेंटल राइट पे ही रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में रिट जारी करता है और हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 में ये जारी करता है। हाई कोर्ट जो है वो 226 में करेगा और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि आर्टिकल कौन से होते हैं और ये वाली। और इसमें अगर रिट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर होती है सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने के लिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अलावा अदर राइट भी करता है। तो इसलिए इसके पास ज्यादा पावर है रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट को कंपलसरी आपकी फंडामेंटल राइट की अगर कोई भी कंप्लेन है या कुछ भी है तो उस पर सुनना पड़ेगा और उस पर रिट जारी करनी पड़ेगी। जबकि हाई कोर्ट पे कोई भी पाबंदी नहीं है या बंदिश नहीं है कि भाई उसको वो केस सुनना ही सुनना पड़े। हाई कोर्ट चाहे तो वो सुनेगा, हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा या सॉरी माफ कीजिएगा ट्रांसफर कर देगा। तो ये आर्टिकल 32 के अंदर आने वाली जो भी चीजें हैं वो ये मेन चीजें ये है। अब कुछ और जो एक दो चीजें और है, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो भी 5 आर्टिकल है ये सिर्फ पीपल ऑफ इंडिया जो सिटीजन है इंडिया उन्हीं के लिए है। तो ये जो भी 5 जो भी आर्टिकल आते हैं 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ जो भी भारतीय नागरिक है उन्हीं के लिए राइट करते हैं। अगर कोई बाहर से एनआरआई वगैरह या कोई भी आता है तो उसके लिए ये लागू नहीं होते ये 5 आर्टिकल। और आर्टिकल 14, 19 और 21 मिलके आपका गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, आर्टिकल 14, 19, 21 गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं और आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये है जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। इनके अलावा जो भी आर्टिकल है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी, पर ये 5 आर्टिकल जो है ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। तो ये मैंने 2 वीडियोस में आपका पूरा कवर कर दिया है फंडामेंटल राइट्स और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हो सकती थी, जो मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सारी आपके लिए कवर कर दी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू।